नमस्कार। संडे स्पेशल के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और हर हफ्ते की तरह ये एपिसोड भी देश की समसामयिक गतिविधियों को कवर करेगा। अक्सर हम पुरानी बातें भी करते हैं और कई बार हम करंट अफेयर्स को भी इस एपिसोड में शामिल करते हैं, लेकिन आज दोनों का मिश्रण मुझे इसमें करना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते जो घटनाक्रम हुआ, जैन जी का आंदोलन, सीजेपी का प्रोटेस्ट, संसद मार्च, सोनम वांगचुक का अनशन और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इन सब चीजों का एक समग्र विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास क्या कहता है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य के संकेत क्या मिलते हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की है। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर अनूप कुमार, जो अमेरिका में पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे अपने एक लेख का लिंक भेजा व्हाट्सएप पर और उन्होंने कहा कि ये लेख उन्होंने अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था उसको लेकर के लिखा था और उसमें बहुत सारे निष्कर्ष दिए गए थे। उस लेख को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ हद तक बातें जो उस लेख में उन्होंने लिखी थी वो काफ़ी सही हैं। एक रिसर्चर हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं और जो बातें उन्होंने लिखी हैं उसके मैंने कुछ 5-10 पॉइंट अपने हिसाब से निकाल लिए जो आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैंने निकाले हैं कुछ रिकॉर्ड पुराने, और रिकॉर्ड ये है कि नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने, एनडीए ने जो पिछले 3 लोकसभा चुनाव जीते 2014, 19 और 24, उनका रिकॉर्ड क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पर ये फैक्ट्स आप देखते भी रह सकते हैं कि ये किस तरीके से जीत बढ़ी थी और किस तरीके से धीरे धीरे समय के साथ ये मार्जिन कम हुआ है। 2014 के लोकसभा जब चुनाव आए उस समय यूपीए 2 का भ्रष्टाचार का मामला बड़े चरम पर था और आप जानते हैं कि 2011 में जो अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, कि करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन पूरे देश में उठा था, जिसकी कोख से आम आदमी पार्टी पैदा हुई, उसके बाद का जो माहौल बना उसका सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी को मिला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिले थे और कांग्रेस जो उस समय यूपीए को लीड कर रही थी उसे 19.31% वोट मिले थे और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 2014 में कुल मिलाकर लगभग 38% वोट मिले थे। यानी कि अगर केवल बीजेपी की बात करें तो उसे 31% मिले, कांग्रेस को 19.31% मिले और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 38% वोट मिले। काफी बड़ा अंतर था, लगभग 9% के आसपास का। 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो ये वोट प्रतिशत और भी बढ़ा। इसकी साफ वजह थी कि 2014 से 2019 के बीच में नरेंद्र मोदी की सरकार एक लोकप्रिय सरकार साबित हुई। उसके जो फैसले थे वो सरकार को बेहतर लगे। हालांकि जीएसटी जैसे सख्त कानून लाना, नोटबंदी जैसे बड़े फैसले लेना, यह सब उसके दौरान हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की लोकप्रियता कम नहीं हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी को 37.36% वोट मिले और कांग्रेस को 19.49%, यानी कि अंतर लगभग 18% का हो गया। और एनडीए का वोट प्रतिशत 2019 में बढ़कर पहुंच गया 45%, जो कि 2014 में 38% था, यानी कि 7% का उछाल आ गया। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो भाजपा के लिए थोड़ा सेटबैक की तरह रहा। बीजेपी को 36.56% वोट मिले, कांग्रेस को 21.19% वोट मिले और एनडीए जिसमें बीजेपी शामिल है उसे टोटल 43% वोट मिले। लेकिन इंडी अलायंस, जो इंडिया गठबंधन बना, उसे 41.48% वोट मिले। लगभग 1.25% वोट का ही दोनों के बीच में, दोनों धड़ों के बीच में अंतर रह गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि परिस्थितियां 2024 में काफी बदली। लेकिन अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसकी तुलना सीजेपी वाले आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जा सकती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वो एक हिंसक आंदोलन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आने लगा था और सरकार के सामने अपनी कई मजबूरियां थी। मानसून का जो सत्र चल रहा है संसद का, उसमें उसे कई बिल पास कराने थे।
इसलिए उसके सामने बहुत सारी बाध्यताएं थी। लेकिन वहां मुद्दा दूसरा था। यहां पर केवल एक मंत्री का इस्तीफे से ही काम चल रहा था, वहां पूरी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन जो अनूप जी का आर्टिकल है उसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि चुनाव के बाद भी जनता का अपने प्रतिनिधियों पर अधिकार खत्म नहीं होता। इसने भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को फिर से परिभाषित किया है। और यह धारणा गलत है कि कानून बनाना केवल संसद का विशेषाधिकार है। भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान और हम भारत के लोग नैरेटिव सर्वोच्च है। आलोचक डॉक्टर अंबेडकर की यह बात कि सत्याग्रह अराजकता का व्याकरण है, इसका भी हवाला देते हैं। लेकिन लेखक का तर्क यह है कि जब स्थापित संवैधानिक तरीके खुद नेताओं द्वारा भ्रष्ट कर दिए जाएं, तब सत्याग्रह और विरोध ही जनता का एकमात्र विकल्प होता है। यह यूपीए 2 के समय में बिल्कुल सही था। जब व्यवस्था काम करना बंद कर दे, जैसे 40 साल तक लोकपाल का बिल लटका रहा, तो नागरिक समाज उन जन आंदोलनों के जरिए सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर उतरकर अपनी वैकल्पिक लोकतांत्रिक जगह बनाता है। चूंकि जन आंदोलन के पास सरकार से बातचीत का कोई सीधा संस्थागत ढांचा नहीं है, इसलिए मीडिया उनकी आवाज को बड़ा करने, उसे सत्ता तक पहुंचाने और आंदोलन को वैधता दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। और आंदोलन ने लोक लुभावन तरीके अपनाए, जैसे जन लोकपाल को भ्रष्टाचार की दवा के रूप में पेश करना। इसने जटिल कानूनी बातों को सरल बनाकर समाज के हर वर्ग को एक साथ ला खड़ा किया। यह आंदोलन इरोम शर्मिला के विरोध, जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित था, वो अफस्पा हटाने की मांग करती थी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, या फिर राम रथ यात्रा, जिसे आप कह सकते हैं कि वो एक सामाजिक तोड़फोड़ वाला एक आंदोलन था कि उसमें जो नैरेटिव कांग्रेस सरकार चलाती रही हिंदू मुस्लिम एकता का, वो उससे टूट रहा था। तो निश्चित रूप से ये अन्ना आंदोलन उससे बिल्कुल अलग था और अन्ना आंदोलन की मांगे पूरे देश की जनता से जुड़ी थी और इसका तरीका पूरी तरह से शांतिपूर्ण व संवैधानिक था। 1975 के आपातकाल विरोधी आंदोलन की तरह ही सत्ता के घमंड और दुरुपयोग को रोकने तथा राजनीतिक व्यवस्था में संतुलन वापस लाने के लिए समय समय पर ऐसे जन आंदोलनों का होना आवश्यक है। यह डॉक्टर अनूप कुमार अपने लेख में लिखते हैं। और यह विचार गलत है कि जन आंदोलन से लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। इसके विपरीत यह भ्रष्ट हो चुकी राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देकर भारत के लोकतांत्रिक, संवैधानिक और अधिक मजबूत इन आधारों को बनाता है। और संसद जो संस्थागत ढांचे का हिस्सा है और जन आंदोलन जो सार्वजनिक जगह का हिस्सा है, दोनों को ही अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। अंततः समाधान केवल संवाद और आपसी सहमति से ही निकलना चाहिए, ना कि हठधर्मिता से। यह डॉक्टर अनूप कुमार ने अन्ना हजारे के आंदोलन के समय लिखा था। इसका सीजेपी के प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं, उनका पुराना आर्टिकल है, उन्होंने उसका लिंक भेजा। लेकिन दोस्तों, अब विपक्ष ने यह नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि जीत उनकी हुई। मैं केसी वेणुगोपाल का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। आर्टिकल क्या, उन्होंने एक इंटरव्यू ही दिया है इंडियन एक्सप्रेस को। उसने हेडलाइन को इस तरह से बनाया है, उसमें यही लिखने की कोशिश की गई है, यह दिखाने की कोशिश की गई है कि राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जाकर धरना देना शुरू कर दिया था, बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर एक स्टेडियम में ले जाया गया, फिर उन्हें 10 बजे छोड़ दिया गया, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। हालांकि उस समय तक सरकार के गलियारों में, सत्ता के गलियारों में कहीं पर भी यह चर्चा नहीं थी कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाएगा। मीडिया में तमाम खबरें आ रही थी कि आरएसएस और बीजेपी दोनों ने यह तय कर लिया है कि किसी भी शर्त पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। सब लोग यही बात कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, सब लोग कह रहे थे, मीडिया में तमाम यही बातें आ रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा घटनाक्रम क्या हुआ? आप सब जानते ही हैं कि जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, इन सब लोगों ने वार्ता भी शुरू कर दी थी सीजेपी के नेताओं से, और सीजेपी के नेताओं की जो सभी बातें थी उसे माना भी जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान वाला जो इस्तीफा का मामला था वो ही केवल लटक रहा था। लेकिन शुक्रवार को और शनिवार को बहुत कुछ चीजें बदली। शुक्रवार की दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय के अपने टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक ब्रीफिंग बैठक ली, और उस ब्रीफिंग बैठक लेने का सीधा उद्देश्य यह था कि धर्मेंद्र प्रधान उनसे ये
इनपुट लेना चाहते थे कि पार्लियामेंट में जब एजुकेशन के ऊपर चर्चा होगी, जिसके लिए सरकार पिछले सप्ताह ही राजी हो गई थी, तो उसमें जो मुझे जवाब देने होंगे उसके लिए प्रमुख बिंदु कौन से तैयार किए जाए। यानी कि शुक्रवार की दोपहर तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस बात का आभास नहीं था कि उन्हें इस्तीफा देना है। उन्हें यह कह दिया गया था कि नहीं साहब, आपको इस्तीफा नहीं देना है। लेकिन उसी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आता है जिस पर वो बहुत सारी बातें कहते हैं, जैन जी को संबोधित करते हैं सीधे। वो वीडियो बड़ा वायरल होता है। फिर उसके बाद अगली रात को शुक्रवार और शनिवार की रात को दूसरा वीडियो आ जाता है जिसमें सिर्फ वो मेरे ख्याल में 1 मिनट बोलते हैं और अपने पहले वीडियो के प्रति जनता ने उनको रिस्पॉन्स दिया, मिलियंस में जो उनके व्यूज आए, उसका वो धन्यवाद अदा करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये बड़ा हास्यास्पद है, नरेंद्र मोदी को रील बनाने की क्या सूझी, उन्होंने मोबाइल ऐसे रख करके वीडियो क्यों बनाया। लेकिन आप समझिए कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा था। वो सीधे नई जनरेशन को जो सीजेपी के प्रोटेस्ट के साथ दिन ब दिन जुड़ती चली जा रही थी उसको संबोधित करना चाहते थे, जो हर समय इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती है। ये जैन जी अब फेसबुक को छोड़ चुकी है, ये ट्विटर पर नहीं है। ये बेसिकली रील्स वाली जनरेशन है जिसे 1 मिनट में या 2 मिनट में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। उसे उन्होंने संबोधित करने की कोशिश की। वैसे तो मुझे जो इसका आउटकम निकल करके आया है वो मुझे लग रहा है कि इस बहुत थोड़ा सा डैमेज करके बहुत बड़ा फायदा इससे उठा लिया गया है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान का जो मानसून सेशन चल रहा है इसके लिए सरकार पिछले कई महीनों से तैयारी कर रही थी और खासतौर से पश्चिम बंगाल के जो चुनाव के नतीजे आए उससे तो सरकार का साहस बेहद बढ़ गया था। सरकार को ऐसा लग रहा था कि जो अप्रैल में हुआ सेशन था जिसमें बिल गिर गया था 131वां संशोधन, उसको अब पार करने के लिए सरकार के पास तमाम नंबर्स मौजूद हैं। राज्यसभा में भी वो बहुमत की तरफ बढ़ रही है और 2/3 बहुमत लोकसभा में जुटाना भी उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा जब से डीएमके अलग हुई है इंडी अलायंस से। तो सरकार को यह लग रहा था कि अब की बार तो काम हो ही जाएगा। लेकिन जो सीजेपी का ये प्रोटेस्ट आया, सोनम वांगचुक का जो अनशन शुरू हुआ, ये एक आउट ऑफ सिलेबस मामला रहा। इसकी उम्मीद नहीं की थी सरकार ने कि यह बाधा बन जाएगा और 5 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली मानसून सेशन के। यह सरकार के लिए वास्तव में बहुत ही प्रेशर बनाने वाला माहौल साबित हुआ। उन्हें यह लग रहा था कि अगर हम अपनी जिद पर लड़े रहेंगे तो विपक्ष भी अपनी जिद पर अड़ा रहेगा और जो बिल हमें पास करवाने हैं, परिसीमन, डिलिमिटेशन का, महिला आरक्षण का, 1 नेशन 1 इलेक्शन का, FCRA के जो लेकर के महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं, वो सब पास नहीं हो पाएंगे और हमारी योजना और डिले हो जाएगी। सरकार ये चाहती है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो नए परिसीमन पर लड़ा जाए, सारी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ जाए, उसके आधार पर नया चुनाव हो। एक ऐतिहासिक काम सरकार करना चाहती है और एक मंत्री का इस्तीफा दिलाने से अगर वो बात बनती है तो उसमें दिक्कत क्या है। दूसरे, ईगो को नरेंद्र मोदी ने अपने अलग छोड़ दिया। उन्होंने दूरगामी नतीजे देखे और उन्होंने ये देखा कि लक्ष्य को ध्यान में रख करके अब फैसला कौन सा लिया जाना चाहिए और आने वाले बिल और विधेयक न सिर्फ इस सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि इस देश की राजनीति और आने वाले सैकड़ों सालों तक संभवतः ये देश की राजनीति को बदलने वाले बिल हैं। इस प्रकार के बिलों को एक छोटे से मुद्दे पर नहीं रोका जाना चाहिए। इसके लिए छोटे मोटे प्रयास भी किए गए, जैसे कि हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं विनीत जोशी, उनका तबादला किया गया, उसका कोई असर नहीं हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, उसके 5 अफसरों को बदला गया, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। सरकार को भी यह समझ में आ रहा था वार्ता करने के बाद धीरे धीरे कि जब तक इस मुद्दे को लेकर के कोई बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा तब तक बात बनने वाली है नहीं। और इसीलिए शनिवार की सुबह यह फैसला किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवा दिया जाए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। धर्मेंद्र प्रधान को अभी भी कैबिनेट में रखा जा सकता है, कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें दिया जा सकता है, केवल शिक्षा मंत्री के तौर पर ही उनकी सेवाएं लेना तो बंद करना है। प्रहलाद जोशी बना दिए गए हैं नए शिक्षा मंत्री। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अपने हिसाब से फैसला बिल्कुल सही लिया और अब उसका अगला लक्ष्य यही है कि जो तैयारी उसने पिछले कुछ महीनों में की है अपने बिल पास करवाने के लिए, उस तैयारी का परिणाम इस मानसून सेशन के दौरान नजर आए
और उसके माध्यम से सरकार अपने उन सभी टारगेट्स को अचीव करती हुई नजर आए जो इस आंदोलन से अचानक ही बाधित होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात और कहना चाहूंगा अंत में कि टीएमसी वालों ने अब अमित शाह की मांग शुरू कर दी है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है वो अमित शाह के अंडर है। सागरिका घोष ने एक वीडियो बना दी है। लेकिन टीएमसी की जो आवाज है ना, वो नक्कार खाने में तूती की तरह है, कोई सुनने वाला है नहीं। उनके 28 में से 20-22 सांसद पहले ही जाकर के एनडीए के साथ मिल चुके हैं। तो ये सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, इन सब के कहने से कुछ होने वाला है नहीं। अब सरकार अपने उस एजेंडे पर आ गई है जिस एजेंडे की तैयारी वो पिछले कई महीनों से कर रही थी। देखते हैं मानसून का ये जो सत्र है ये कितना फ्रूटफुल रहता है। अभी तो 2-3 सप्ताह के संडे स्पेशल और बनने बाकी हैं। इसी मानसून सत्र के दौरान चर्चा होती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।